कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। बोलते आईने की इस स्पेशल एपिसोड में मेरे दोस्तों आप सबका खैर मकदम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों आपको मालूम ही है कि बोलते आईने में हम हर जुमे के रोज जो है शुक्रवार को 7 बजे एक स्पेशल एपिसोड हम रिलीज करते हैं। और ये YouTube चैनल जो है, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप खुले दिल से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम यूथ, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी एपिसोड्स जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं बड़ी बड़ी शख्सियत और ख़ास मेहमानों को बुला के, वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। दूसरी बात यह है कि दोस्तों के आपको मालूम ही है कि मैं हूं आपका मेज़बान सैमसन डेविड, और बोलते आने की मार्फत हम हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब, अदब, कल्चर, लिटरेचर और तमाम इन चीज़ों का जो कि सॉफ्ट पावर से रिलेटेड है उसका सेलिब्रेशन करते हैं, जिसपे म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशन और ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, तमाम इन चीज़ों, ताकि हमें अच्छा इंसान बन पाए। और दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइव्स अपॉन दिस अर्थ। दोस्तों आज की इस खास एपिसोड में मैं आपका तारुफ कराना चाह रहा हूं एक ऐसी अजीम शख्सियत से, जो कि एक बहुत छोटे से इलाके में पैदा हुए। बांसवाड़ा एक जगह है राजस्थान में, कस्बा है, और वहां से करते 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 और उन्हें पूरी दुनिया घूम डाली और वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट और राइटर बन गए। अलावा इसके इनकी इतनी खूबियां और सलाहियतें हैं कि आज उसका सेलिब्रेशन तो करेंगे, उनको सुनेंगे, उनसे सीखेंगे। उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप 4 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं। अभी मौजूदा जो हैं जयनारायण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो जोधपुर राजस्थान में है, वहां के वाइस चांसलर हैं। और उससे पहले आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर रहे, और साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो कि फैजाबाद में है उत्तर प्रदेश में, वहां के भी वाइस चांसलर रहे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान में, वहां के भी वाइस चांसलर रहे। ऐसा कौन सा इंसान है जो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर होता हो। दोस्तों अलावा इसकी बहुत सारी बातें हैं, मैं अपने को मुख्तसर रखना चाहूंगा, लेकिन बिना बोले रह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनको पहले खुशामदीद तो कहता ही हूं, और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि आपने 4 दहाइयां, 40 ईयर्स, 4 डेकेड्स जो लगाए हैं टीचिंग, रिसर्च, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम चीज़ों में। आपने 175 से ज़्यादा किताबें लिखी या एडिटेड की, 360 से ऊपर रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हुए हैं, और जो किताबों का जो मैंने बताया 175, ये तकरीबन वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अनदर सेलिब्रेशन 44 से ज्यादा यानी कि 44 स्टूडेंट्स ही इज गाइडेड फॉर द PhD। 21 से ज्यादा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि नेशनल एजेंसीज के थ्रू आपके मुकम्मल करे हैं इन्होंने, बड़े लेवल के। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आपने जा जाके लेक्चर्स दिए हैं, शान बढ़ाई है, और साइंस से रिलेटेड विशेषकर जो है हिंदुस्तान की ग्लोरी को आपने बहुत बढ़ाया है। 9 एकेडमीज के आप फेलोज भी रहे हैं। 25 ऐसे मेजर अवार्ड्स हैं जिनका मैं नाम इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन उनमें बीरबल साहनी गोल्ड मेडल, और आपको BP पाल गोल्ड मेडल जो कि इंडियन साइंस कांग्रेस के दरमियान दिया जाता है, ये तमामों से आपको नवाजा गया है। ये बड़े एजाज़ात आपकी लाइफ की तो जीनत बढ़ाई,
ये हमारी पूरी एकेडमिक कम्युनिटी के लिए और बोलते आने के तमाम सामीन के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि हम इतनी बड़ी बात आज करने जा रहे हैं। ये तो खैर मैंने इतनी चीजें बता दी। अब मेरे दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जब ऐसा शख्स, जब इसके बारे में हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत थोड़ी सी बताइए, अब हमारा रोल डाउन होगा और ये तमाम जो चीजें हम आस्ते आस्ते तफसीलात में आएंगे। एक बात मैं मिर्जा गालिब साहब को इसलिए शेयर करना चाहूँ, मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पोएट रहे हैं, और जब उन्होंने जिंदगी को जी लिया एट द पिनेकल ऑफ हिज करियर, ही रोट अ वेरी फैसिनेटिंग कपलेट, एक बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने लिखा। और वो शेर इसी वक्त बोलना चाहिए, क्योंकि जब आदमी सब कुछ सीख के देख ले, चख ले, तब इस शेर को बोलना बड़ा आवश्यक है। और वो शेर है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजीचे, बाजी यानी खेल, और अतफाल बच्चों का, तो बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। यानी ये दुनिया क्या है मेरे सामने, सुबह शाम शब रोज होता है, बच्चों का खेल है। ऐसी शख्सियत को आज हमने बुलाया है जिसने सब कुछ सीख लिया है, देख लिया है, 4 यूनिवर्सिटीज के वीसी रहे हैं, हजारों उनके बातें रही हैं, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, हर चीज, डिप्लोमेटिक, एवरीथिंग इज एंजॉयड टू मेट बिग पीपल, सर्व द सोसाइटी। कितनी बड़ी बात। ऐसी शख्सियत को खुशामदीद कहते हैं आज के हमारे खास मेहमान। सर, बहुत बहुत आपकी नवाजिश, आप इस प्रोग्राम में आए हैं। डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, यानी कि प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी। बांसवाड़ा से आपने सफर करा, दुनिया घूमी, 4 यूनिवर्सिटी के वीसी रहे, तमाम ये जो मैंने बातें बोली, लंबा टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि ये बतानी बड़ी आवश्यक थी, क्योंकि आपका बायोडाटा बहुत बड़ा है। मैं जब खंगाल रहा था, आपकी इतनी इतनी बातें हैं कि मैं इतने शब्दों के अंदर जो मुख्तसर में बयान नहीं कर पा रहा। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपका ये पूरा जिंदगी का सफर जो रहा है, ये किस तरीके का रहा है। और दूसरा जो कि आज मौजू जिस पे हम बातचीत करने वाले हैं कि एजुकेशन फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हमारी जो मानव जो विकास है उसके लिए तालीम का क्या रोल है, इस पे आपकी ओपनिंग कमेंट्स में चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सैमसन डेविड साहब, आपके शब्दों का बहुत मैं आभारी हूं। और मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के दक्षिण सुदूर में एक छोटा सा जगह है बांसवाड़ा। जब मैं पैदा हुआ था तब शायद उसकी आबादी 15,000 के करीब लोगों की थी। और ऐसे इलाके में जहां केवल भील आदिवासी 90% जनजाति क्षेत्र का है, और उस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ जंगल, हरियाली, प्राकृतिक संसाधनों से युक्त जगह थी, जहां पर 60 से 70 इंच बारिश होती थी। राजस्थान का चिरापूंजी कहा जाता है बांसवाड़ा। ऐसी जगह पे मेरा जन्म हुआ और वहीं पर मेरी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज अंडर ग्रेजुएट तक की शिक्षा वहीं हुई। खास बात यही रही कि पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से हर वर्ष मैं प्रथम आता रहा। और बीएससी करने के बाद में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में एमएससी करने वनस्पति शास्त्र विषय में आया, और यहीं से मैंने एमएससी की 74 के अंदर, और उसी विश्वविद्यालय में मेरा लेक्चरर के पद पर चयन हो गया। तो ये एक संक्षिप्त यात्रा थी। मैं अपने एकेडमिक फील्ड की जो बताना चाह रहा था। और हम छोटा सा जो बांसवाड़ा जगह थी, वहाँ कोई खेलने के संसाधन नहीं थे, लेकिन हम दौड़ लगाते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे। वो बातें मेरे जहन में अभी भी आ रही हैं। समर के दिनों में ताश वाश खेलना, पतंग उड़ाना, ये सब बातें होती थी। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन जी, तो ये बहुत बड़ा भाग, जो कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उसमें एजुकेशन और हेल्थ, इन 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसीलिए वो आज के विश्व के अग्रतम देश हैं। और हम क्यों पिछड़ गए, इसका कारण भी शिक्षा और हेल्थ के इश्यूज पर सरकारों का ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के द्वारा कर्म से लेकर धर्म तक, नैतिक शिक्षा से चरित्र निर्माण तक, व्यवहार से आचरण तक की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के द्वारा अच्छा इंसान बनने, मानवीय गुणों को अपनाकर समाज एवं देश की सेवा करना,
सहयोग की भावना विकसित करने की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा सत्य एवं सुसंस्कृत समाज की आधारशिला है। शिक्षा के द्वारा मानव बुराई से अच्छाई की ओर, हीनता से उच्चता की ओर, असंभव से संभव की ओर, पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। डेविड साहब, यही जीवन मूल्य है, यही संस्कृति है जिसका निर्माण शिक्षा से होता है। मानव को अच्छे संस्कारों के द्वारा ही समाज के योग्य बनाया जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नैतिकता की कमी आ रही है। चरित्रवान व्यक्ति हमको समाज में चाहिए, उसके निर्माण करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध संधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। कीर्ति को मुदनी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। और आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। और यही मैं बात शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूँ कि देश को संस्कारित, संवेदनशील और सशक्त नागरिक प्रदान करना शिक्षण संस्थाओं का मुख्य दायित्व और कर्तव्य है। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना आज राष्ट्रीय आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत आपने। समाज के लिए हम अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। वी आर नॉट वांट टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयबल यूथ फॉर द सोसाइटी, बट वी वांट टू मेक देम ए गुड सिटीजन। वेरी गुड। जो देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा हम देख रहे हैं कि आज कमी नजर आ रही है युवाओं के अंदर उस राष्ट्रीयता की भावना की। क्योंकि आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं तो कहता हूँ कि राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन किए अजान रखेंगे, और काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये भावना हमारे देश के युवाओं के अंदर आनी चाहिए। शिक्षा का महत्व तभी होगा जब बच्चों के अंदर नैतिकता होगी, चरित्रता होगी। और क्योंकि मैं कहता हूं, मैं बॉटनिस्ट हूं, मैं कहता हूं ये शिक्षा रूपी वृक्ष है। इसका तना और जो जड़ है वो शाश्वत होते हैं, लेकिन पत्तियां और फूल बदलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, आप जानते हैं। तो तना और जो जड़ है वो क्या है? चरित्र, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता। लेकिन इन सब चीजों के अंदर कमी आ रही है। आज युवा सत्य की जगह झूठ बोलता है, अहिंसा की जगह हिंसा करता है, चरित्रवान नहीं है वो, उसके अंदर धैर्य नहीं है, उसमें सहनशीलता नहीं है, जो कि प्रमुख आवश्यकताएं हैं। इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कई ऐसी संभावनाएं रखी गई हैं कि बच्चे को, हमने भी हमारे विश्वविद्यालय में इस वर्ष एक नया कोर्स शुरू किया, आनंदम, जिसके माध्यम से बच्चों को चरित्रवान बताने के लिए गुण बताए जाएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चा न केवल पढ़ाई के द्वारा आगे बढ़े, एक आदर्श युवा बनकर के समाज के लिए आए। और ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश बहुत पीछे है। छोटा भूटान और छोटे मोटे देश है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर बहुत ऊपर है, लेकिन आज हम खुश नहीं है। उसका कारण सब यही है कि हम संस्कारवान नहीं है। जबकि मैंने बताया फूल पत्तियां ये बदलते रहते हैं। जैसे आज की परीक्षा प्रणाली है, पहले अलग तरह की पढ़ाई का जो पहले तरीका होता था, चौक एंड टाक होता था, आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। परीक्षा प्रणाली केवल पेपर लिखे जाते थे, आज ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। पर ये पद्धतियां और भी आगे बदलेंगी, लेकिन जो शाश्वत चीजें हैं, जो जड़ और तना है, चरित्र, सहनशीलता, प्यार, ये तो शाश्वत है, हजारों सालों से चल रहा है और वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कमी आ रही है। ये बड़े दुख का कारण। बहुत खूब सर, ये आपने वाजिब बहुत ही खास बातें बताई और बड़ा ध्यान से सुन रहा था। और मेरा जहाँ तक लगता है कि पूरे हमारे जितने नाजरीन हैं इस वक्त आप बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में जो आपने मुद्दे छेड़े सर, उसके अंदर एक्सटेंशन एक्टिविटीज जो कि प्योर एकेडमिक से हटकर होती है, वो आपने आनंदम का प्रोजेक्ट बताया, या एनएसएस की ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें जॉय, पीस, लव, वर्ल्ड हार्मनी, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत का संदेश, ये सबसे बड़े आदमी का एक खजाना या जेवर होता है। साथ में सर आपने ये बताया कि मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे के साथ जो है रहना है, सहनशीलता के साथ रहना है, टॉलरेंस रहनी है, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो हुस्न का जेवर है। वो कहते हैं कि
हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो, क्योंकि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। योर पर्सनैलिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट अ ब्यूटिफुल स्माइल। ये एक चीज सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एकेडमिक्स के अंदर मैं खासकर देख रहा हूं, आप एक अलहदा हैं और कुछ और मैंने देखे वाइस चांसलर, दे आर एवर स्माइलिंग, लेकिन इतना सीरियस हो जाते हैं हमारे टॉप एजुकेशनिस्ट, रजिस्ट्रार्स, प्रोफेसर्स, डीस, वीसीस, प्रोवीसीस, एकेडमिया में जितने भी ले लीजिए, मैं तो 35 साल मैंने इस शोबे में काम करा है, ज्यादातर बड़े सीरियस रहते हैं, जस्ट लाइक अ स्टोन और अ रॉक, दे गॉट अ फेस। ये तो गलत है। मैं समझता हूं कि जैसे आप स्माइल कर रहे हैं, तो सबसे पहला वेपन आदमी को अगर किसी को घायल करना है, अपने निगाहों से, अपने खूबसूरत चेहरे से और ब्यूटीफुल स्माइल से करना है, तो बड़ा अच्छा संदेश दिया, कम से कम स्माइल करें, टॉलरेंस रखें। दूसरी बात जो मैंने देखा सर, जो कि इश्यूज जो हमें तंग कर रहे हैं, कुछ जमाने से हमारे देश को, हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा एक नासूर बन के रह गए, जिसको आपने टच करा, जैसे मान लीजिए जातिवाद है, जिसपे जो कि कास्ट सिस्टम है, धार्मिक उन्माद, बहुत ज्यादा शोविनिस्टिक आप बन रहे हैं, जिंगोइस्टिक बन रहे हैं, मैं ही हूं, मेरा ही सही है, मैं ही, मेरा ही कपड़ा, मेरा ही लता, मेरी माँ, मेरा ही एवरीथिंग, मेरा 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 मेरा, दूसरे को एप्रिशिएशन बहुत कम हो रही है। धार्मिक उन्माद, मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, अरे उस पर मारकाट कर रहे हो आप एक दूसरे की। फिर जहरीला मीडिया जो आपको उगल रहा है, बहुत कम मीडिया रह गया जो कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से ऑब्जेक्टिवली बातें बता रहा है। और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम, पुराना न्यायिक प्रक्रिया वगैरह और झूठा राष्ट्रवाद, ये तमाम चीजें मिलकर हमारे एक घुन के तरीके से या कीड़े की नासूर की तरीके से हमारे देश को खा रहे हैं। या आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई सर, मैं याद कर रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मैं भावुक हो गया हूं, क्योंकि 2011 से 14 तक आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर रहे, और वहां पर जो आपने झंडे गाड़े, क्योंकि वहां के लोग, प्रोफेसर वगैरह फेसबुक या सोशल मीडिया से आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने जो वहां पर कदम ढाया एज ए वाइस चांसलर, उसकी कुछ यादें मैं आपसे इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि वहां पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ है, उसके थ्रू वहां पर एक ऑल इंडिया वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसे एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ वीसीस कहते हैं, और उस पर बहुत ज्यादा वाइस चांसलर पूरे हिंदुस्तान के और कुछ फॉरेन डिग्निटरीज भी आए थे, और इतना जबरदस्त वो आपकी देखरेख पे सारा प्रोग्राम हुआ, एजीएम जो हुई, क्योंकि एआईयू की तरफ से नोडल ऑफिसर मैं था और हमारी पूरी टीम थी, और एक बहुत बड़ी इवेंट हुई। तो उसकी कुछ यादें मैं चाहूंगा, क्योंकि उसके दौरान ही मैंने देखा था कि कल्चरल एस्पेक्ट भी उभर कर आया था। अब रात में जो हैं वहाँ के लेडी प्रोफेसर जो हैं और मैडम भाभी जी जो हैं, वो और तमाम प्रोफेसर सब गोले में बैठ जाते थे पूरी रात, जो हैं वहाँ पर शायरी हो रही है, कविताएं हो रही हैं, और एक कल्चरल एस्पेक्ट उभर कर आया। ये पूरी जो महफिल जमी थी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजीएम, इस पे थोड़ी सी बात बताइए सर। मैं 2011 से 14 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहा, और मैंने देखा उस पूर्वांचल क्षेत्र जहां मैं गया था, वहां पहले मैं कभी नहीं गया था, और जब वहां मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे पास पूर्व में कई लोगों ने पत्र भेज दिए कि सर आप कहाँ जा रहे हो। कुछ लोगों ने मुझे पत्र लिखे कि आपकी हत्या कर दी जाएगी, इस तरह से मुझे डराया गया। लेकिन मैं साहसिक किस्म का व्यक्ति हूँ, मुझे ये पता है कि मरना एक बार ही है, लेकिन मैं अच्छे कार्य के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए जा रहा था। और जब 3 साल पूर्ण किए, तब जो मेरा वहां विदाई समारोह हुआ, आज के तक उस विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा विदाई समारोह नहीं हुआ। हर व्यक्ति के आंखों में आंसू थे, और आज भी मुझे वो क्षण याद आते हैं, तब मुझे लगता है कि क्या लोगों ने प्रेम दिया। उसका एक ही कारण था, सभी स्टूडेंट, टीचर और कर्मचारियों ने मुझे पूरा सहयोग दिया, और वहां पर मैंने हजारों तरह के नवाचार किए। जाते ही मैंने सिलेबस बदला, जो आवश्यकता है आज की, और उसके बाद में हमने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने का काम किया, ऑनलाइन प्रवेश का काम किया, और उससे क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी आ गई उस क्षेत्र में। मैंने हर विभागों का सेमिनार करो, 150 सेमिनार हुए मेरे कार्यकाल के दौरान, और कई नई बिल्डिंग्स बनाई। मेरे वहां 65 स्टोन लगे हुए हैं, जिसमें मैंने शिलान्यास किए और लोकार्पण किए। कई भव्य बिल्डिंगें बनाई, कुलपति का सेक्रेटरिएट नया बनाया मैंने, कॉमर्स बिल्डिंग बनाई, म्यूजियम बनवाया, और हर विभाग के अंदर नवाचार किए। हमने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज नया बनाया, वुमेन स्टडी सेंटर बनाया, पूर्व के जो भवन थे उसको सेंट्रलाइज किया।
लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने हर टीचर को लैपटॉप दिया। मैंने कहा तुम ऑनलाइन तुमसे संपर्क करूंगा। ये पहली बार नवाचार हमने इस तरह का किया। और हमने लैपटॉप हर LCD प्रोजेक्शन की फैसिलिटी वहां उपलब्ध कराई पूरे कक्षाओं के अंदर। परीक्षा प्रणाली में सुधार कर दिया, नए कोर्सेज प्रारंभ किए, केंद्रीय मूल्यांकन किया। उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक एग्जाम होता है प्री BEd एंट्रेंस टेस्ट, वो मैंने कराया और सबसे बढ़िया BEd टेस्ट वहां का हुआ, जिसमें एक भी कमी नहीं आई। NSS, NCC, स्काउट ने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लोगों ने मान्यता प्राप्त की और कई पुरस्कार हासिल किए। कई रिसर्च स्कॉलर को फेलोशिप नहीं दी जाती थी, वो हमने दी। PhD का ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने लागू किया। और NAC ने जब हमारा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का असेसमेंट किया तो पूरे इंडिया के अंदर 11 अच्छे जो कॉलेजेस, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज थे, उसके अंदर गोरखपुर एक था। उत्तर प्रदेश में केवल 2 थे, BHU और गोरखपुर। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जैसा भी आपने बताया कि बहुत बड़े आयोजन जो हमने किए, उसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का 87वीं मीटिंग वहां हुई, जिसमें पूरे इंडिया के वाइस चांसलर आए। वो वहां के इतिहास के लिए अभूतपूर्व घटना थी, पूरे इंडिया के वाइस चांसलर आना। और हमारे जो कुलाधिपति थे BL जोशी साहब, उनका इतना स्नेह था। मुझे याद है कि दिल्ली से जब UGC के चेयरमैन वेद प्रकाश जी आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह का सम्मेलन मैंने देखा, हर व्यक्ति आपके साथ में है। और हमने मंथन किया। कुशीनगर एक स्थान है गोरखपुर के पास में, एक दिन हमने बुद्ध का जो सेंटर था वहां पर पूरा सेशन कराया और बहुत अच्छा मंथन हुआ। और साथ के साथ आपने जैसा देखा होगा कई तरह के विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। और लोगों ने, मेरे को एक और बड़ी खास बात बताना चाहता हूँ कि 1 पैसा विश्वविद्यालय का खर्च नहीं हुआ। जब मैंने वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट और उनको बुलाया कि ये लोग आ रहे हैं यहाँ, उन्होंने कहा ये तो हमारे शहर का फंक्शन है, पैसे हम देंगे। सब होटल की बुकिंग और हर चीज का पैसा, विश्वविद्यालय को 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, फर्स्ट उत्तर प्रदेश साइंस कांग्रेस। अखिलेश यादव जी ने उसके लिए हमको 50 लाख रुपया दिया। और पहली बार हमने वैज्ञानिकों ने मंथन किया उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और वो पहला और अंतिम होकर के रह गया, ये मुझे बड़ा दुख है। उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं कि इतना बड़ा 3 दिन का भव्य आयोजन था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने एक प्रदर्शनी लगाई। और पूरे शहर के अंदर हमने वुमेन साइंस कांग्रेस कराया, हमने किसानों को बुलाया, उसमें हमने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कराया। और इस तरह का आयोजन करके मैंने एक पहचान छोड़ी है। और मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी मैं दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊं। तो इसके बाद में हमने बॉटनिकल कांग्रेस कराई। कई कर्मचारियों के, टीचर्स के प्रमोशन जो थे सालों से, सब करा दिए मैंने। कई लोगों को स्थायी किया जो कई सालों से नहीं थे। कई इलीगल जमीन विश्वविद्यालय की थी, उसको खाली कराया। तो इस तरह के इतने नवाचार, कई बड़े बड़े MOU कराए। आज जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल जी, उनको बुलाया और हमने एक MOU किया उनके साथ में। ऐसे बड़े बड़े लोगों को हमने बुलाया। और इतने आयोजन होने से क्या हो गया कि हर विभाग के अंदर कम से कम हर साल 3 या 4 सेमिनार हुए। सब लोगों को, बाहर से विद्वान लोगों को बुलाते, मंथन होता। तो डेली उत्साह पूरा विश्वविद्यालय में बना रहता था। हर रोज मेले का, उत्साह का वातावरण रहता था। और उन छात्रों को, रिसर्च स्कॉलर्स को, बड़े बड़े विद्वानों को सुनने का मौका मिला। ये वहाँ के इतिहास के अंदर बहुत बड़ी घटना थी, जो आज भी लोग याद करते हैं कि साहब वो आपका जो समय था वो स्वर्णिम काल था। उन लोग आज भी मुझे कहते हैं कि साहब हमने ऐसा स्वर्णिम काल नहीं देखा, ना हमने पहले थे। कई टीचर जो सालों से थे वहाँ, उन्होंने आज भी मुझे यही कहते हैं कि हमने जीवन में वो स्वर्णिम काल देखा था। यही स्वर्णिम काल शायद कहलाता है। यही मैं चाह रहा था कि इस तरीके की बातें मैं आपसे सुनूं। और हमारे तमाम जितने भी दर्शक आज जुड़े हुए हैं, और मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्यारे जितने सामाईन हैं इस वक्त जोधपुर से इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है, वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर पुरानी यूनिवर्सिटी है। वहाँ के वाइस चांसलर साहब जो कि 4 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहे हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर PC त्रिवेदी साहब से तमाम बातें हम सुन रहे हैं। और जीवन के बारे में, और एजुकेशन का क्या रोल है जीवन को निर्माण के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तमाम चीज़ों के ऊपर तफसीलात हो रही हैं। सर, ये जो आपने इतनी बड़ी बातें बताई, और मैंने भी थोड़ा सा
पूरा माफी के साथ चाहूंगा, मैंने शायद कुछ बोल दिया कि आमतौर पे वाइस चांसलर या बड़ी जो कि एकेडमिक्स होते हैं वो एक खुशनुमा फेस के साथ जो करना चाहिए, जैसे आप हैं, एक खुशी होनी चाहिए, और एक अपने को छोटा बना के रखें तो भी ऊपरी फलता है, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ होता है तो जितने फल लगे होते हैं तो नीचे ही झुकता है। तो ये आमतौर पे शायद दिखाई नहीं देती है, अगर बिल्कुल ट्रूथफुल स्टेटमेंट है, इसका हमको सीखना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि साहब के वैसे एक शेर वैसे याद आ गया कि औदा जितना ऊंचा होगा वो भी कितना तन्हा होगा, यानी कि इतने बड़े लोग पहुंच जाते हैं औहदों पे, अलग अलग फील करते हैं, तन्हा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा सर, अच्छे वाइस चांसलर की कोई 4 वाइस चांसलर के आप 4 यूनिवर्सिटीज के आप वाइस चांसलर रहे हैं, इतना आपको तजर्बा हो गया, और जिस तरीके से मैंने शुरू में एक शेर जो मिर्जा गालिब का कहा कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे और होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, यानी कि एक आदमी कुतुब मीनार पे पहुंचकर नीचे देखे तो संतरे भी नींबू नजर आते हैं, छोटी छोटी बातें नजर आती है, वह मसाइल कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। एक अच्छे वाइस चांसलर की क्या खसूसियत, क्या सलाहियतें और क्या उसकी विशेषताएं, गुण होने चाहिए था, आप ही भला बताएंगे, क्योंकि 4 यूनिवर्सिटीज के भी कैसा होना चाहिए वाइस चांसलर अच्छा? मैं यही बताना चाह रहा था, जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे, व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि ये कुर्सी स्थायी नहीं है आपकी। क्या बात है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये दबदबा, ये नशा, ये हुकूमत, ये दौलत सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। आज मैं वीसी हूं, कल दूसरा होगा, वही कुर्सी है, वही प्रधानमंत्री, बदलते रहते हैं, कुर्सी वही है। तो कुर्सी कहते हैं, मैंने कितने प्रधानमंत्री, कितने वाइस चांसलर देखे हैं तुम जैसे जो मेरी सीट पर बैठे हैं, तो ये मुझे भान है। अब क्या है कि विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या बात ऐसी होनी चाहिए, उसमें खूबियां, जैसा अभी आप पूछ रहे थे, मैं चाहता हूं कि एक तो वो एकेडमिशियन तो होना ही चाहिए। Correct. मुझे बड़ा दुख होता है आज जिस तरह के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और जिस तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, ये बड़ा दुखद है। लेकिन एकेडमिशियन, क्योंकि विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, तो वो एकेडमिक के साथ साथ उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको जब बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसमें 30-40 हजार बच्चा रहता है और 1000 करीब शिक्षक होते हैं और इतना बड़ा कुनबा हो जिसको कि आप लीड करते हैं, तो मेरे पास कोई भी इशू आता था तो मैं क्या करता था कि उसको अच्छी तरह से परीक्षण करता था। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को देखना चाहिए किसी भी फाइल के लिए कि फैक्ट, एक्ट, टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट, जी, फाइंड द फैक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर फाइल, एक्ट अकॉर्डिंगली बट tactfully. And you should have a contact. This is very important. You should have contact with the student, contact with the non-teaching, contact with the teaching. That is very important for a good administrator. Then he should have a vision for 10 years, 20 years. विश्वविद्यालय को एक इमीडिएट बात नहीं सोचनी है आपको, क्योंकि संस्थाएं सालों साल चलती हैं, तो विजन डॉक्यूमेंट बना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। रिसर्च पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट प्राइम रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इज जनरेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज थ्रू टीचिंग एंड रिसर्च, वेदर यू आर जनरेटिंग न्यू नॉलेज फॉर द सोसाइटी, whether you are preserving the knowledge for the future generation, and whether disseminating knowledge acquired by you through student to the society. This is the prime role of the university, and it is the responsibility of the vice chancellor to look after all these things, whether these things are going on properly, teacher is doing teaching as well as quality research. This is very important. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उस वाइस चांसलर को ध्यान रखना चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज खोलने चाहिए, उसको प्लेसमेंट के लिए क्या सुविधा दे सकता है वो देनी चाहिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से MOU करना चाहिए, फंड रेजिंग करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हर चीज होगी यदि आपके अंदर सकारात्मक सोच है। मुझे याद आता है एडिसन की बात। एडिसन आप जानते हो जिसने हजारों आविष्कार किए, बल्ब का आविष्कार भी उसने किया था। एक बार आपको पता बल्ब का आविष्कार एक ही दिन में नहीं हो गया था, उसका 1000वां प्रयोग हुआ तब बल्ब बना। तब पत्रकारों ने एक बार एडिसन को पूछा कि सर आपके 999 प्रयोग तो बेकार गए। कितना गजब का सकारात्मक उत्तर एडिसन ने दिया। एडिसन ने कहा कि मेरे 999 प्रयोग बेकार नहीं गए, मैंने संसार के लोगों को बताया कि इन 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। क्या बात है, ये सकारात्मक सोच है। आपको सकारात्मक सोच वाइस चांसलर में होनी चाहिए। ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर इज वन
better and best. There are two types of administrator. So a good administrator is one whose presence is felt. Better administrator is one whose absence is felt. The best administrator is one who is present or absent. System works. Wherever I was there as a vice chancellor, I developed a system. मैं रहूं नहीं रहूं, सिस्टम चलता चाहिए, सालों साल वही चीजें चले, इस तरह का सिस्टम बनाना बहुत बड़ी बात है वाइस चांसलर। और वनस्पति विज्ञान से, बॉटनी से आप हैं, तो ना, क्योंकि वो एक बड़ा खूबसूरत सा एक कलाम मेरे को ताहिर फराज का याद आ रहा है कि जो शजर बेलिबास रहते हैं, शजर कहते हैं पेड़ को मेरे नाज़रीन, पेड़ को, कि जो शजर बेलिबास रहते हैं उनके साए उदास रहते हैं। जो पेड़ जिसपे फल नहीं लगे, पत्ते नहीं लगे, उदासी में तो रहेंगे। तो जो शजर बेलिबास रहते हैं उनके साए उदास रहते हैं। तो ये बहुत तनकीदी बात जो है हमें सुननी जरूर चाहिए, क्योंकि तमाम जो हम देखते हैं बैकडोर की एंट्रीज, और वो जब एंट्रीज आती हैं तो परकोलेट डाउन होता है, तो मुंतकिल होता है वो नीचे तक, अपने प्रोफेसर्स, अपने लेक्चर्स, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, तमाम की भर्तियां, और ये गुड़म्बा जब बनता है, ये गुड़म्बा जो है ये जब खाते हैं तो पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, और वो हम देखते हैं कि वो वॉमिटिंग जो है पूरे ये डेविड साहब जो आप बता रहे हो, ये हमारे देश के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, हर संस्था में देखना पड़ेगा हमको कि राइट प्लेस पर राइट आदमी बैठा हुआ है या नहीं। आज क्या हो रहा है कि राइट प्लेस पर जहां जहां रॉन्ग आदमी बैठा है वो संस्थाएं डूब गई है। बिल्कुल। वक्त का अजब फैसला भी देखा जी, वक्त का अजब फैसला भी देखा, हम हंसते हंसते भी रो दिए, जिनको नहीं थी खुशबुओं की पहचान उनके घर फूलों की पालकी आ गई। अजब दस्तूर है, अजब दस्तूर है जमाने का, जमाने वालों, अजब दस्तूर है जमाने का, जमाने वालों, मजबूर को और भी मजबूर किया जाता है, और जिनको आता नहीं गुलशन का हकीकी आदाब उनके हाथों में चमन सौंप दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई इंडस्ट्री है उसका सीईओ अच्छा नहीं है, कोई संस्था है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, किसी का डायरेक्टर, किसी का वाइस चांसलर, किसी का चीफ मिनिस्टर, किसी का प्राइम मिनिस्टर, if they are wrong then the system will collapse. This is the reason that most of the institutions in our country, they are going down because of the not availability of suitable leader in all these institutions. But आपने देखा है कि अभी भी देश के अंदर अच्छे लोग हैं, इसीलिए कुछ संस्थाएं, कुछ राजनीतिक दल में अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये देश चल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है जो अच्छे नहीं है। ये दुख का कारण है। स्वतंत्रता के बाद में आप देखोगे कि हमारी संसद के अंदर अधिकतर जो एमपीज बने हुए थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद निकले हुए थे, वो किस ऑनेस्टी के साथ देशभक्ति के लिए काम करना चाहते थे। आज जब हम स्टैटिस्टिक्स आती है संसद की तो पता लगता है कि 160 लोगों के अंदर अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कोई क्या है कोई क्या है। तब हमको लगता है कि सिस्टम कैसे बिगड़ रहा है, क्या होने वाला है इस देश का। ये हम शिक्षण संस्थाओं का भी बहुत बड़ा दायित्व है इसमें, हम राइट प्लेस पर राइट आदमी बैठाएं। अदरवाइज एक रॉन्ग वाइस चांसलर अपॉइंट होने से तो 50 लोगों का यदि टीचर का अपॉइंटमेंट करता है वो भी खराब करेगा, और वो 30-40 साल तक वो यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा हो रहा है इस देश के अंदर, ये बड़ी दुखद बात है। बहुत बहुत सही बात करिए। हम तो आंखों के सामने सबको देख रहे हैं, और किस तरीके जनाजा निकलता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल बॉडीज का, कि वहाँ पर किस तरीके का अपॉइंटमेंट और किस तरीके से हो जाती हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर, जो कि सबसे पहले तो सन 68 में हुई, फिर उसके बाद करते करते जब हमारी 29 जुलाई 2020 के अंदर जब डिक्लेरेशन जिसका हुआ, तो उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति को जब बताया गया, उसमें बड़े बड़े अरमान और बड़ी अच्छी रोजी पिक्चर खींची भी गई। उसमें पुरानी बातें भी थी, और बल्कि पुरानी बातें तो अभी तक नहीं लागू हुई और नई को फिर ले आए, तो खैर लानी भी जरूरी थी। वो दोनों बातें हैं। लेकिन उसमें तो आपने मंसूबे और प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े बड़े ले लिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आज यदि देखा जाए, अमंग्स मैनी मैनी एलिमेंट्स,
one of the big ailments that we are coming across is the faculty. We don't have faculty in our colleges, schools and universities. पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई हैं और जो भर्ती जाती हैं वो काबिल लोग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये चल रहा है सर। फैकल्टी नहीं है और सूटेबल फैकल्टी नहीं है, तो और सिलेक्शन जो होते हैं सर, वो सिलेक्शन आपने ऑलरेडी बोल दिया है। इसको कैसे हम संभालेंगे सर, कैसे होगा? वास्तव में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में हमारे यहाँ बनी, फिर 86 में बनी, फिर 92 में उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ और अभी 2020 के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी आई। जो भी पॉलिसीज अब तक बनी है सभी पॉलिसीज अच्छी थी। द नेगेटिव पॉइंट वाज दैट द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट डन इन आवर कंट्री। उस समय आप राधाकृष्णन कमेटी बनी हो, चाहे यशपाल कमेटी बनी हो, चाहे सेम पित्रोदा ने अपने राय दी हो, सब चीजें अच्छी थी, सलाह बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी जो पॉलिसी आई है ये अच्छी बात है कि इसके अंदर प्राइमरी से लगा करके यूनिवर्सिटी तक को समग्र रूप से लिया गया है। हाँ। और वहां से परिवर्तन करने की बात आई है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब अंग्रेजी भाषा की बात आती है इस बार ये इन्होंने लिखा है कि प्राइमरी एजुकेशन क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ड्रॉप आउट्स बढ़ते थे पहले, अंग्रेजी पढ़ाने पर ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन देखो चैलेंजेस बहुत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। एक तो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, अभी 26.3 है जो कि 70 साल में हुआ है, और हम अगले 15 साल में 50% एनरोलमेंट रेशो हमने उद्देश्य रखा है करने का। यदि करोगे तो आपको इतने स्कूल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे और टीचिंग की पोस्ट खूब देनी पड़ेंगी। जैसा अभी आप बता रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही 65% पोस्ट खाली है। आज टीचिंग प्रोफेशन के अंदर पे अच्छी है, इसके बाद में भी ये समस्या है कि आपको अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं। लोग ऐसी पोस्टों पे जा रहे हैं क्योंकि अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार है। मैं थानेदार बन जाऊंगा लेकिन यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं बनूंगा क्योंकि वहां मैं पैसे कमाऊंगा। लोगों का जमीर मरा हुआ है, पैसे के पीछे जो तृष्णा, ग्रीड है। बिल्कुल, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जमीर जिंदा रख जी, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख, लालच डिगा न पाए तुझे, आंखों में वो नीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। मैं कहता हूँ ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हमको बढ़ाना है। जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन अपने देश के अंदर कभी भी नहीं दिया गया। 2%, 3%, 2% से ज्यादा नहीं। जब आप पैसा ही नहीं दोगे, लास्ट प्रायोरिटी एजुकेशन की, किसी भी संस्था की, किसी भी देश की, और जिस देश के अंदर एजुकेशन लास्ट प्रायोरिटी हो, तो आप समझ सकते हो कि उस देश की क्या दुर्दशा होगी। इन्होंने 10,000 ऑटोनॉमस कॉलेज बनाने की बात की है, लेकिन हमारे टीचरों के अंदर इंटीग्रिटी है क्या? मार्क्स देने में यदि आपका कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया, हम देख रहे हैं जो ऑटोनॉमस हो गए हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मार्क्स लुटा रहे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं और दे आर टेकिंग मनी, ब्राइब, और पीएचडी की डिग्रियां बांट रहे हैं। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ऑन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स मैच्योर होना चाहिए। अभी क्या बहुत अच्छी बात इसमें रखी है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। जब बच्चा चाहे एंटर कर ले, 1 साल का कोर्स करेगा, सर्टिफिकेट 2 का डिप्लोमा, 3 का डिग्री, इस तरह से वो कर दिया है। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, ये सब चीजें, लेकिन उसको बनाने के लिए बॉडीज बनानी है। अभी तक जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, अभी हायर एजुकेशन कमीशन ही नहीं बना है। अब आप कल्पना करो कब एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, कब ये सब संस्थाएं बनेंगी। यूजीसी को डिसॉल्व करने की बात चल रही है, नहीं हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, कब बनेगा, कब ये सब चीजें होंगी। तो हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर जब रह जाते हैं, हमारा क्यूरिकुलम जो सिलेबस है वो प्रतिवर्ष बदलना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर 950 यूनिवर्सिटीज हैं और मोर देन 40,000 कॉलेजेस हैं, लेकिन नन ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज फाइंडिंग प्लेस इन फर्स्ट 200 टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज ऑफ सब स्टैंडर्ड, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी आर नॉट ओनली फ्यू, our education system is just like a pyramid. At the top of the pyramid you find some IITs, some IIMs, some good central university, but at the bottom of the pyramid you will find substandard universities and colleges where you are producing thousands of graduates and PG students which are not useful to the society because they are getting substandard education in our country. So this is very important. This should be addressed properly. तो जैसा आपने बताया, बेस्ट टीचिंग का पूरी पोस्ट भरो,
आप उनको सब संसाधन दो। ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी, लागू करना इतना आसान नहीं है। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो। अब जैसे कोरोना काल था, अभी सब लोगों ने सीखा, ऑनलाइन एजुकेशन हुई, लोगों ने शुरू शुरू में दिक्कतें आई, ऑनलाइन एग्जाम भी करा रहे हैं। अब ये धीरे धीरे हमको सिस्टम में लाना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ बेसिक नीड है, जैसे मैं जिस विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, वहाँ का बाड़मेर और जैसलमेर जो रेगिस्तानी इलाका है, गांव में कोई कॉलेज है, वहाँ लाइट ही नहीं आती है। अब ऑनलाइन की क्या बात करो। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे, वही जब तक फुलफिल नहीं होंगे, तब हम ये जो प्लानिंग्स करते हैं सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। बड़े बड़े शहरों में हो सकती है, बड़े अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो सकती हैं, लेकिन आपको महात्मा गांधी जैसा कहते थे, अंत्योदय, अंत का उदय करना है। जो गांव का रिमोट एरिया में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसको क्या फैसिलिटी दे रहे हो, ऐसा काम करना है। हम ख्वाहिशें करते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। टीचर है बात करेगा, वाइस चांसलर बात करेगा, खुद क्या करता है वो, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या बात है, हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति काम नहीं करता है, दूसरों को बताएगा ऐसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे होना चाहिए। हजारों सेमिनार हो रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, सजेशन दिए जा रहे हैं। वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट? जिसको करना है वो कुछ कर रहा है क्या? जी 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 सर, आपने अभी प्रकाश डाला, रोशनी डाली कि अभी मौजूदा कोरोना के वक्त में या कोविड-19 की वजह से, तो अभी तो हमने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान करा 2020 का, और उसके बाद अचानक से, यानी कि कोई एक आराम से बच्चा आइसक्रीम खा रहा और पीछे से कोई थप्पड़ मार दे तो आइसक्रीम गिर जाए, अचानक से ये स्टनिंग और बड़ा अजीब सा ताज्जुब भरा एक समय नजर आया कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दी, सब कुछ कर दिया, और अचानक से ऐसा बड़ा वायरस आ गया जिसको तहस नहस कर दिया आपके सारे मंसूबों को। मेरा ये कहना है सर, ये जो हमारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन की फील्ड में, ये चुनौतियां जो पैदा हो गई, सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन की है, और इससे फायदा भी है। लेकिन दूसरी साइड देखें, जिस तरीके से बताया, बाड़मेर में, बीकानेर में, या पूरे हिंदुस्तान में हर जगहों पे चले जाएं, हिंदुस्तान तो कस्बों और गांव का बना हुआ है ज़्यादातर, वहां पर देखे जाए तो वहां पर ना बिजली आती है, ना बच्चों के पास, एक फैमिली के अंदर अगर 2 बच्चे हैं, एक ही उनके पास मोबाइल फोन है। माँ बाप हैं, वो नई जनरेशन के माँ बाप हैं, उनको भी कुछ नहीं आता है, और बच्चों को नंबर भी लाने हैं, क्योंकि पिछले जो 9वीं 10वीं 11वीं के या 10वीं 11वीं के जो हमारे तमाम पेपर, वो जो नंबर को कैलकुलेट करके फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा, नई नई तकलीफात पैदा हो रही हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो अब नया चैलेंज पैदा हो गया, इसकी इफेक्टिवनेस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। कितना इफेक्टिव है ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन जो आज हो रहा है? क्योंकि हर आदमी जो है वो बहुत ही एक स्टनिंग और एक ताज्जुब और एक घबराया हुआ है। इसकी इफेक्टिवनेस पे सर सही है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो क्या टेक्निकल एजुकेशन है और इस तरह के जो संस्थान है, MBA है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसमें तो आराम से लागू किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक क्लास स्टूडेंट आता है और उसके पास फैसिलिटी है, ये सब चीजें। लेकिन जो हमारे गांवों के अंदर जो स्थिति है आज, वो तो जब तक वो बेसिक एम्यूनिटीज हम जब तक नहीं सुधारेंगे, तब तक ये सब बातें रह जाएंगी, और उन स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है, मैं कहता हूँ। और अभी भी जो चाक एंड टॉक का मेथड है, जिसमें बच्चा क्लास में आकर के पढ़ता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ बच्चा टीचर के सामने बैठ करके जो बातें करता है और जो अपने इंटरेक्शन करता है अपने सहपाठियों के साथ में, और कई सारी चीजें सीखता है, वो घर बैठ करके नहीं सीख सकता है। लेकिन ये ऐसी विशेष परिस्थिति में जब हमको करना है, तो उसके लिए सरकार का दायित्व है कि वो सब तरह की सुविधाएं, बैंक का लोन हो, चाहे बच्चों को इंटरनेट की फैसिलिटी हो, सब मुहैया कराए। तभी मैं समझता हूँ कि इसका सही उपयोग हो पाएगा। वरना हमारी ये जो जनरेशन 2 साल का, जिसको कि हम प्रमोट कर रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी उनको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उनमें जो अच्छे छात्र हैं वो वास्तव में दुखी भी हो रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्या हम जहाँ पर प्लेस होना चाहिए वहाँ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये दुविधा हर पेरेंट्स के साथ भी हो रही है। पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल वाले पैसा ले रहे हैं, कॉलेजेस वाले पैसा ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है। प्राइवेट
कॉलेजेस की संख्या बहुत ज्यादा है अपने भारत में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या कम है। प्राइवेट कॉलेजेस में 5,000 10,000 में लेक्चरर लगाते हैं, उनको 4 महीने के लिए रखते हैं, निकाल देते हैं। अब उनका क्या अटैचमेंट रहेगा? ये जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें, जब बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जो पढ़ाने वाला है वो खुद पढ़ा हुआ नहीं है, अच्छा लायक नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं उसको बदलने की बहुत आवश्यकता है और उसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। ये कमीशन और ये बन जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। उनको उपयोग करके हम चैनलाइज कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि राइट प्लेस पर राइट आदमी आप लगा करके तो देखो, फिर आपको पता लगेगा कि वो कैसे सिस्टम को बदलता है। हमको TN शेषन ने बता दिया कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है। एक व्यक्ति ने महसूस करा दिया, आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ये अभी इस बार के चुनाव आयोग को उनसे कंपेयर कर रहे थे कि आप क्या और वो क्या थे। ये अच्छा व्यक्ति तो हमेशा अच्छा रहेगा, अच्छा कार्य करेगा और उसके बारे में लोग बातें करेंगे। तो ये जो बातें हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए कि जहां में जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। क्या बात है सर, ऐसा काम करना चाहिए। बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने सारी बातें कही। और बल्कि मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूंगा कि इस तरीके की बड़ी बातें जिसपे मजबूती है और दिलदारी है और एक हौसला है, वो ही कर सकता है जिसने सारी दुनिया को अच्छी तरीके से चखा हो। जिस तरीके से मैंने बताया, बांसवाड़ा के एक छोटे से कस्बे राजस्थान से आए और 4 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बने और वर्ल्ड के मशहूर साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है किताबें लिखने का। तमाम चीजें आपने रेलिश करने के बाद, बल्कि चखने के बाद और चबाने के बाद इस मुकम्मल एक जगह पे पहुंच गए हैं। वो ऐसा शख्स ऐसी बातें कर सकता है। ये हर के बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी बात करें, क्योंकि उन्हें ना कोई लालच है, ना कोई शोहरत चाहिए, क्योंकि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है, वो कुछ भी नहीं होती। तो ऐसा आदमी जो डॉक्टर त्रिवेदी साहब की तरीके, वो ही इतना दिल खोल के बातें कर सकता है। सर, हमारी टाइम की थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन अब मैं क्या कहूंगा कि हमारे नाजरीन को एंटरटेनमेंट वैल्यू का भी थोड़ा सा स्वाद दे दें। और उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पता चला है कि आप एक सीरियस साइंटिस्ट, सीरियस राइटर हैं, लेकिन साथ में एक हंसमुख और दिल खुले आप एक पोएट हैं, शेर व शायरी करते हैं। अलावा इसके न्यूमिस्मेटिक, जिसे कहते हैं सिक्कों का कलेक्शन करना, स्टैंप कलेक्शन करना, फोटोग्राफी, पेड़ पौधों को छूना, देखना, हंसना, पेड़ पौधों के साथ बातें करते हैं आप। ये तमाम चीजें आपकी एक हॉबीज रही हैं। सर, शेर व शायरी में कुछ अपनी भी सुनाइएगा और कुछ जो टच कर दे, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो सके और हमें खुशी भी मिल सके। प्लीज इरशाद सर। चलो कुछ शेर सुना देता हूँ। इसके पहले मैं बताना चाह रहा था कि बहुत विदेश यात्राएं भी मैंने बहुत की। 1982 के अंदर में सबसे पहले हैम्बर्ग गया, जर्मनी, और उसके बाद में यूरो रेल का टिकट लेकर के 11 देशों की यात्रा की और वहां की संस्कृति से रूबरू हुआ, कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। फिर मैं 83-84 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्कॉलरशिप के अंतर्गत पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए यूएसए के राले के अंदर 1 साल वहां में रहा और बहुत उच्च कोटि का रिसर्च किया। वहां से मैं कनाडा भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया। फिर मैं 1990 में मलेशिया और सिंगापुर गया कॉन्फ्रेंसेस में। 92 में क्योटो, टोक्यो, जापान गया। तो विश्व के सब डेवलप्ड देशों के अंदर मेरे संपर्क भी थे वैज्ञानिकों से और वहां जाने का मुझे मौका मिला। ये मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस तरह का ज्ञान देने के लिए और उपयोगी मेरी जो भी मैंने रिसर्च किया। मैंने इस बात पर अपनी बात नहीं हुई, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने निमेटोड कृमि, एक सूत्र कृमि होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एस्केरिस और बालानारू डिजीज और ये लग जाते हैं, ऐसे ही एक छोटे कृमि होते हैं जो पौधों के जड़ों में लगते हैं। उस पर मैंने शोध कार्य किया और उसकी इतनी मान्यता हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि मेरे कार्य को लोगों ने पेटेंट कराया बाद। अच्छा। और इंडस्ट्री ने उपयोग किया। तो मेरा जो पर्पस था कि लैब टू लैंड, जो आजकल काम होता नहीं है, लैब में काम हो लेकिन फार्मर के फील्ड तक नहीं जाता है, वो कार्य हमने करके बताया। अच्छा। इस तरह से कार्यों से हमारे कार्य की बहुत मान्यता हुई और बहुत ज्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आप मेरी किताबें भी
अलग अलग समय पर कई दिखाइएगा लोगों सर। ने हाँ हाँ हाँ। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह जी ने किताब मेरी रिलीज की, और इसी तरह से सभी बड़े बड़े लोगों ने, 11 राज्यपाल, 4 चीफ मिनिस्टर और 30-40 साइंटिस्ट, क्योंकि मेरी 200 करीब 175 किताबें, अलग अलग समय पर सभी लोगों ने मेरी किताबें रिलीज की। मुझे बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे 2014 में उन्होंने दिया। और इस तरह से ये लगातार मेरी यात्रा चलती रही। मेरी अभी ये कुछ किताबें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या मेरी बात कोई भी है। किताब 250-300 पेज से कोई किताब कम नहीं है, छोटी नहीं अच्छा थी। अच्छा और सर। इस वर्ष सबसे बड़ी बात, इस वर्ष मेरी एक किताब आई है बैक्टीरियोलॉजी पे, जो नोवा पब्लिशर है यूएसए का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पब्लिशर है साइंस का, अच्छा, उससे 2021 में मेरी किताब आई है जो मुबारक हो लेटेस्ट है मुबारक। बैक्टीरियोलॉजी पे। जी तो सर। इस तरह के जो कार्य हमने किए, जिससे क्या है कि हमारे क्षेत्र में रहा। अब आपने जैसा मुझे कहा है, कुछ शेर मानवता पे, कुछ जनरल बात में सुना दूं आपको। जी। तो एक तो है कि एक तो आपके लिए ही कहना चाहता हूं मैं अच्छा कि एक खुदा अपने चांद पर इतना गरूर न कर, अच्छा। एक खुदा अपने चांद पर इतना गरूर न कर, एक चांद सा दोस्त हम भी रखते हैं। एक खुदा अपने चांद पर इतना गरूर न कर, एक चांद सा दोस्त हम भी रखते हैं। और जब भी तारीफ होती है तेरे चांद की, लोग मिसाल हमारे दोस्त की देते। सर 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी क्या मेरे बात। को मिले, एआईयू में भी मैं मिला, जब गोरखपुर में मिला, आपने दिल जीत लिया मेरा। कि कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी पूरे नजर आते हैं, मिलते हैं हमें कुछ पल के लिए और जिंदगी भर के लिए दिल में असर कर जाते वाह हैं। आई वाह वॉज वाह। इम्प्रेस्ड विथ योर बहुत ऑरेटरी बहुत बहुत स्किल। ममनून हूँ सर आपका। बहुत बहुत नहीं, खूबसूरत आपकी था। ऑरेटरी स्किल और ये जो क्वालिटीज हैं, उसको देख करके मैं शुरू से आपका मुरीद रहा हूँ। और मैं लोग आजकल क्या है कि कई तरह की चीजों में उलझ जाते हैं। जी। जीवन के अंदर लचीलापन होना चाहिए। जो हार्ड आदमी रहता है ना, कड़क, जैसे एक ठूट वृक्ष है, वो हवा से गिर जाएगा। लेकिन हमें जीवन में लचीलापन भी रखना चाहिए कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, और वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का, आसमां छूने का हो जाएगा अंदाजा तुम्हें, जब जमी पांव के नीचे से खसक जाएगी। क्या बात क्या बात। ये कोरोना काल चल रहा है, हादसे हो रहे हैं, जी कितने हमारे मित्र चले गए, जी। लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ना। जैसा आप कह रहे हैं अभी कि हम्म। हादसों की जद पे क्या मुस्कुराना छोड़ दें, क्या बात है। हादसों की जद पे क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जल जलों की खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। आपने अपने आप को न सुधारने की कसम खाई है, आंसुओं से कहो नहीं आंखों में आना छोड़ दें। वाह। मैं तो लोगों का, बच्चों का हौसला बढ़ाता हूँ और उनको कहता हूँ, जब हौसला टूट जाए तो मेरे पास ले आना। हम्म। जब उम्मीद है, उनकी उम्मीदें उधर जाती है, कई बार बच्चा कुछ सोचता नहीं हो पाता, तो मैं उनको कहता हूँ बच्चों को कि जब उम्मीदें उधर जाएं तो मेरे पास ले आना, जब उम्मीदें उधर जाए तो मेरे पास ले आना। मैं हौसलों का दर्जी हूँ, मुफ्त में आहा रफू कर दूं। आहा आहा। आज आदमी मरने की बात देखो, आप मरने का, आप गीता में लिखा है आत्मा अमर है, वस्त्र बदलते हैं जैसे, ऐसे शरीर बदलता है। वासाणी जीर्णानी यथा विहाय, ऐसा श्लोक है गीता में। तो इसलिए मैं कहता हूँ मौत से क्या डरना। मौत को तो मैंने कभी देखा नहीं, मौत को तो मैंने कभी देखा नहीं, पर यकीनन वो बहुत खूबसूरत होगी। मौत को तो मैंने कभी देखा नहीं, पर यकीनन वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है, जिंदगी जीना ही छोड़ देता है। आहा। क्या बात क्या आप बात। जिंदगी में जो ऊपर बढ़ते हैं ना, डेविड साहब, ऊपर बढ़े तो कई लोग टांग खींचते हैं, आपको नीचे डालना चाहते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि ना मैं गिरा, ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के वीरान गिरे, ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के वीरान गिरे। कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे।
वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। यही है कि ना, लोग बच्चे हैं वो गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे भागते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि खुद काम करो, गवर्नमेंट की नौकरी पे कब तक डिपेंडेंट रहने की बात करोगे? कि चांद तारों के जो खुद हो मोहताज, चांद तारों के जो खुद हो मोहताज, भीख मांगो न उनसे उजालों की, और बंद आंखों से करो कुछ ऐसा काम कि आंख खुल जाए आंख वालों। ओह, क्या बात, क्या बात। तो मुझे कुछ प्रिय कविताएं हैं, एक दो सुना देता हूँ आपको। प्लीज 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 सुनाइए जी। सोहनलाल द्विवेदी की बड़ी फेमस कविता है जी। कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि डुबकिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अंतिम स्टेंजा तो और भी गजब का है। अंतिम स्टेंजा, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का विराम छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं। ये बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी सर। आप चाहें तो कई सीरीज है मेरे पास में, 2-3 कविता सुना दूं या समय नहीं है? प्लीज। जी जी जी। हाँ, तो दिनकर की कविता है, रह जाता कोई अर्थ नहीं, बहुत अच्छी कविता है रामदास कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध चाहे जो भी हो, संबंध चाहे जो भी हो, यदि दुख में साथ न दे कोई, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, हम हर रोज का आनंद नहीं लेते, कितना खराब है। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या बात है। पर मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अंत इसका है कि सुख सुविधाएं चाहे जो हो, सुख सुविधाएं चाहे जो हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुख सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। एक बारबारा मेरिडोसा है, ब्राजील की कवित्री है, नोबेल पुरस्कार मिला था उसको कविता के संग्रह पे। उसकी एक कविता, उसका हिंदी रूपांतरण मैं सुनाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी प्रिय मेरे को है। यू आर डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, जब आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियों को, और करते नहीं किसी की तारीफ, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, करने नहीं देते हैं मदद अपनी, करते नहीं है मदद दूसरों की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, जब आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उसी रोज वाले रास्ते पर, बदलते नहीं है अपना दैनिक जीवन व्यवहार, और करते नहीं है तारीफ जो है अजनबी और अनजान, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, जब आप नहीं महसूस करना चाहते उन आवेगों को और उनसे जुड़ी हुई अशांत भावनाओं को, वो जिनसे नम होती हो आपकी आंखें और बढ़ा देती है धड़कने आपके दिल की, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, जब आप नहीं बदलते हैं अपनी जिंदगी को, जब होते हो आप असंतुष्ट अपने कार्यों और परिणामों से, आप धीरे धीरे मरने लगते।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कमाल कर दिया। आज हमारे जो शान बढ़ा दी बोलते आने के इस प्रोग्राम की सर, ये एक मैं समझता हूँ कि हमारा अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनली हमारा एक इंटरव्यू रहा है, क्योंकि इतनी सारी ढेर सारी बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी, और जो हमारे एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मेन मौजू था उसको लेकर हम चले, उस पर बड़ी कामयाब होंगी सर। और मैं तमाम अपने नाज़रीन को बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए थे वो जोधपुर से सीधे जयनारायण विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है जो जोधपुर, वहाँ के ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, प्रवीण चंद्र त्रिवेदी साहब जुड़े हुए थे। और इसी तरीके की एक बड़ी शख्सियत, खास मेहमान के साथ एक अगली सीरीज में हम आपके सामने एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे। और जाते जाते मैं आपका बहुत बहुत नमस्कार बोलते आने के तमाम दर्शकों की तरफ से कहना चाहूंगा, और ये भी कहना चाहूंगा, मैसेज में देना चाहता हूँ मैसेज सभी दर्शकों को जी। मैं चाहता हूँ कि हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। जिंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं है कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की खूबसूरती इसमें है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। इट इज नाइस टू बी इम्पोर्टेंट, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। अच्छे आदमी बनो सब लोग, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और मैं एक छोटी कहानी से बात कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ मैसेज कि एक बार एक जंगल में भयंकर आग लग गई। एक चिड़िया पास के पोखर से पानी की बूंद उस भयंकर आग पर डाल रही थी। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ये घटनाक्रम देख रहा था। उस कौवे ने चिड़िया रानी को कहा, अरे चिड़िया रानी, इतनी भयंकर आग लगी है, तुम्हारी इन कुछ बूंदों से क्या होगा? कितना गजब का उत्तर दिया उस चिड़िया ने, जो हम सब पर लागू होता है। चिड़िया ने कहा, हो सकता है मेरी इन कुछ बूंदों से ये भयंकर आग नहीं बुझे, लेकिन जब भी इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि आग लगाने वालों में। यही बात हम सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। इस देश की उन्नति में हमारा नाम हो, जिस संस्था में आप काम करते हो उसकी उन्नति में नाम हो, न कि उसकी अवनति में। ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और अब के बिछड़े तो हम शायद कभी ख्वाबों में मिलें, और जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। बोलते आईने